हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे आराम से रह रहे होंगे। तो कौन कौन आ गए हैं मुझे फटाफट लाइव चैट में हाय डाल दीजिए। कोई भी डाउट्स आए तो ज़रूर पूछिएगा। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर का पार्ट 1। ठीक है, और ये 10th स्टैंडर्ड का है जैसा कि आपको पता है। ठीक है, और ये साइंस 1 का पार्ट है, एक्चुअली केमिस्ट्री का पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और लाइक ना किया हो तो फटाफट लाइक कर देना। ठीक है, तो आज के सेशन का एजेंडा देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं पहली चीज तो इसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि क्या है ये। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल फिजिकल चेंज, ये सब क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में है तो अपना पेज नंबर 30 खोल लीजिए टेक्स्ट बुक का। ठीक है, या फिर अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है तो आपके सामने तो है ही क्वेश्चन। ठीक है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मतलब एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ठीक है, और कंपाउंड का मॉलिक्यूल, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ऐसा कुछ पूछा गया है। या फिर उसके टाइप्स का होता है, ऐसा कह सकते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मे बी प्रेजेंट इन द मोनो एटॉमिक स्टेट और पॉली एटॉमिक स्टेट। देखिए, अगर एलिमेंट की बात करें, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, इतने सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो या तो मोनो एटॉमिक स्टेट में हो सकते हैं, मतलब सिर्फ एक एटम है। ठीक है, एक ही एटम है उस एलिमेंट का। या फिर पॉली एटॉमिक स्टेट में हो सकते हैं, मतलब कई सारे एटम्स है। फॉर एग्जांपल O2। ठीक है, O2। ठीक है, ये O2 क्या है? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर दो एटम है ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, ऐसा हम कह सकते हैं। जबकि अगर सिंगल हो, फॉर एग्जांपल हीलियम। ठीक है, तो हीलियम का क्या होता है? हीलियम हमेशा मोनो एटॉमिक स्टेट में मिलता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो हीलियम को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट हीलियम। ठीक है, फिर उसके बाद एटम्स ऑफ एलिमेंट सच एज हीलियम एंड नियॉन हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अभी मैंने बताया कि हीलियम और नियॉन जो है वो अपना ऐसे ही घूमते रहते हैं बिना किसी साथी के, दस दे आर मोनो एटॉमिक। Okay, so sometimes two or more atoms of an element combine to form molecules of that element and these molecules are said to be polyatomic in nature। जैसे कि हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे वो एलिमेंट के उस एलिमेंट के ही मॉलिक्यूल्स है, उसी टाइप के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन कई सारे मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ एक नहीं है। ठीक है, नाउ कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अलग अलग एलिमेंट्स जब एक साथ आते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं, तब हम उसे कंपाउंड कहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ाई हुआ है, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस वैलेंसी के दो डेफिनेशंस हो सकते हैं। या तो पहला डेफिनेशन है वैलेंसी मींस द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन with another element, या फिर हम कह सकते हैं वैलेंसी मींस द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। फॉर एग्जांपल कार्बन, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, राइट। इसीलिए क्या कर सकता है, कार्बन जो है वो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इज वैलेंसी, ऐसा भी आप कह सकते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फिगरेशन ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आउटर मोस्ट शेल में मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एंड वैलेंसी अगर आप बात करें तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 2, 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 3, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 4, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी 3, मतलब 8 - 5 करे तो 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1 और 8 है तो वैलेंसी 0, मतलब उसका कंबाइन ही नहीं करना चाहता है अगर वैलेंसी 0 हो तो, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिलती है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अलग अलग कंपाउंड्स के अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब
उसका जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O, मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल कौन से, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज तो द फॉर्मूला फॉर अ केमिकल कंपाउंड डिस्क्राइब्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उस केमिकल कंपाउंड के अंदर कितने एटम है, कौन से टाइप के एटम है, वो हमें पता चलते हैं, राइट। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ये हमें पता चलता है व्हाइल राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड का जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हो, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट इज यूज्ड एंड द न्यूमेरल इज यूज्ड एज अ सबस्क्रिप्ट on the right side of the symbol to represent the number of atoms of that element present in that compound। मतलब अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो पहली चीज आपको सिंबल पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोराइड, पहले आपने सिंबल लिखे, फिर उसकी वैलेंसी, उसके नीचे सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस करते हैं, राइट, और फिर आप लिखते हैं NaCl। सबस्क्रिप्ट मतलब छोटे में लिखना कि कितने एटम है। अब NaCl में एक ही एटम है तो आपको एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम H2O की बात करें, ठीक है, आपको मैं H2O का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो आपने क्या किया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर 2 नीचे लिखेंगे ना, नीचे, ठीक है, लाइन के बीच में लिखते हैं आप नीचे छोटा सा, तो इसलिए उसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और फिर O लिखेंगे, राइट। ऐसे हम लिखते हैं। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पहले तो सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, और उसके बाद कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स रिकॉल, कुछ चीजें हमें याद करनी है। इन द अर्लियर स्टैंडर्ड्स वी हैव सीन हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कई सारे एलिमेंट्स आकर एक साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, मतलब एक साथ आके कंबाइन होते हैं, तब कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ आए तब हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब ही क्या कहते हैं उसे, वाटर, ये फॉर्म होता है। We have also learned that the driving force behind the formation of a chemical bond is to attain an electronic configuration with a complete octet। तो हमें ये भी पता है कि कोई एलिमेंट क्यों बनाएगा केमिकल बॉन्ड, उसको क्या इच्छा है ऐसी, तो उसकी इच्छा ये है कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जैसे सोडियम है और क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम है और क्लोरीन है, मतलब, ठीक है, तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये लोग क्यों बनाते हैं एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड, क्योंकि इन लोगों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने से मतलब है, ये 7 + 1 करेगा, ये 1 - 1 करेगा, ठीक है, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने पिछले लेसन में हमने ये पूरी तरह से डिटेल में ये देखा हुआ है। द एटम्स अटेन अ कंप्लीट ऑक्टेट बाय गिविंग, टेकिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। तो गिविंग का तो मतलब पता ही है आपको कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, फिर क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, लेता है मतलब। एंड अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ना वो देता है ना वो लेता है, वो शेयर करता है, ठीक है, वो ऐसे शेयर करता है बॉन्ड्स, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ रहा हो तो लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना। आप केमिकल रिएक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पहले आपको एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो सम ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी कैरिड आउट फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन केमिकल रिएक्शंस। मतलब 18वीं और 19वीं सदी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीजें। They proved from their experiments that during chemical reactions, composition of the matter changes and that the change remains permanent। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। मतलब जो मैटर है उस मैटर की प्रॉपर्टीज वगैरह काफी सारी चेंज होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, अगर आपको कोई आग लगानी है तो हाइड्रोजन फटाक से आग पकड़ लेता है। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अगर आपको आग लगानी है तो आपको सबसे अच्छी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है ऑक्सीजन की, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। लेकिन इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन करते हो, H2O बनाते हो, पानी बनाते हो, तो पानी तो आपको बुझाता है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ और इसके से क्या हुआ, उसका मैटर का कंपोजिशन ही बदल गया, उसकी प्रॉपर्टीज ही बदल गई, ठीक है। और वो जो चेंज है वो परमानेंट रहेगा, ठीक है। वाटर से वापस हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनना तो बहुत ही रेयर है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी ड्यूरिंग फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस एंड द चेंजेस ऑफन टेम्पररी इन नेचर। अच्छा, फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज का मतलब फॉर एग्जांपल हम पानी का ले लेते हैं। मतलब पानी को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं एकदम ठंडा, तो वो क्या हो जाता है, उसका आइस बन जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड से सॉलिड बन गया, लेकिन ये जो चेंज है टेम्पररी है, मतलब आपने उस आइस को बाहर निकाल के रखा, वो वापस पानी बन गया। सो फिजिकल चेंज का आपको एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि दिस इज नॉट अ परमानेंट चेंज, दिस इज ऑफन टेम्पररी, ठीक है। जबकि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये आपको एक समझ में आती है। अब देखिए टेबल के अंदर आपको ये टेबल दी हुई है टेक्स्ट बुक के अंदर, और इस टेबल के अंदर फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है वो आपको बताने को कहा है। तो फटाफट इसको एक एक करके देख लेते हैं, भले यहाँ पे ऑलरेडी आंसर दिए हुए लेकिन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। अब देखिए, अगर मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि आइस को अगर वाटर में तब्दील करते हैं, वापस वो वाटर से आइस बन सकता है, मतलब ये एक टेम्परेरी चेंज है, तो इसलिए हम इसे फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड। अब देखिए आपकी जो रसोई होती है ना, आपकी किचन होती है ना, वो एक केमिकल लैबोरेटरी से कुछ कम नहीं है, देखिए, ठीक है। तो कुकिंग ऑफ फूड में क्या होता है, आपने चावल लिए, ठीक है, आपने रॉ वाले राइस लिए, ठीक है, और उस रॉ राइस को आपने कर दिया कुक, और कुक करने के बाद आपको मिले जो हम राइस खाते हैं वो वाले राइस। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि आप उस खाने वाले कुक्ड राइस से वापस रॉ राइस नहीं बना सकते, जो पहले वाले राइस थे वो नहीं बना सकते। तो इट मींस इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज, रिवर्स नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ टेम्पररी, दिस इज अ परमानेंट चेंज, और परमानेंट होने की वजह से एक केमिकल चेंज है। उसके बाद राइपनिंग ऑफ फ्रूट। एक आम था आपके पास, एक मैंगो था, मैंगो पक गया, ठीक है, मैंगो पक गया। अब पकने के बाद वो वापस कच्चा मैंगो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। सो दैट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि परमानेंट चेंज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड। आपका दूध से आपने दही बनाया, दही का वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सो अगेन इट इज अ केमिकल चेंज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आपने पानी जो है ना, पानी को आपने धूप में रखा, या फिर आप, ठीक है, धूप वाला एग्जांपल नहीं लेते हैं, आपने क्या किया, आपने पानी को एक वेसल में रखा और उसे गर्म किया, तो क्या होगा, उस पानी की क्या होगा, वो वाटर वेपर बनेंगे, ठीक है, वो गैस बनेगी, उसकी पानी की जगह उसका वाटर वेपर बन जाएगा। लेकिन आपने उसी वेसल के ऊपर एक प्लेट रख दी, तो क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपर ऊपर जाएगा, वो कूल डाउन होकर वापस वाटर बन जाएगा। मतलब ये एक रिवर्सिबल चेंज है, ये एक टेम्पररी चेंज है, दिस इज नॉट परमानेंट, इसलिए ये फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। जब खाना खाते हैं तो डाइजेशन के बाद जो आपको वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट से वापस आप खाना बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। इट इज अ वेरी वेरी कॉमन सेंस की बात, तो इसलिए ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स एक्सपोज टू एयर, ठीक है। मतलब अगर आपने नेफ्थलीन बॉल्स लिए, नेफ्थलीन मतलब आपको पता होगा कि आपकी कपाट या फिर आपके वॉश बेसिन वगैरह में व्हाइट कलर के बॉल्स रखे जाते हैं, जिनकी वजह से खुशबू भी आती है और उसके कुछ और भी फायदे होते हैं। तो वो नेफ्थलीन बॉल्स अगर आपने हवा में ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वो नेफ्थलीन बॉल्स धीरे धीरे उसका साइज कम होने लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है, उसका सब्लिमेशन हो रहा है। लेकिन आप उसे गैस से वापस सॉलिड बना सकते हैं इफ इट इज इन अ केमिकल लैबोरेटरी। भले आपके घर पे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लैब में ऐसा कर सकते हैं। तो दिस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस इज अ टेम्पररी चेंज, दिस इज नॉट अ परमानेंट चेंज। नेक्स्ट इज स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस, ठीक है। अगर कोई टाइल ली आपने, ठीक है, एक सादी सी एक टाइल ले ली, शाहबाद की टाइल ले ली या कडप्पा की टाइल ले ली, उसके ऊपर आपने लेमन जूस डाला, ठीक है, नींबू का रस डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? तो सीधी सीधी सी बात है, अगर उसके ऊपर जो दाग बन जाएगा ना, जो उसके ऊपर स्टेन बन जाएगा ना, वो स्टेन को आप वापस हटा नहीं सकते। सो दैट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। इतना आसान है ये चीज। उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। आपने एक क्या कहते हैं, आपने कांच की एक वस्तु ली, उसको आपने बहुत बड़ी हाइट पे रखा, उस वहां से नीचे गिराया, वो टूट जाएगा। लेकिन उस टूटे हुए को आप वापस जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ सकते हो? उसको हीटिंग करके, उसके ऊपर कुछ और प्रोसेसेस करके फैक्ट्रीज वगैरह में उसको वापस जोड़ा जा सकता है। सो दैट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट इज अ टेम्पररी चेंज, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और इस एक्सपेरिमेंट को हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही नहीं समझेंगे, बाकी सारी चीजें समझेंगे। तो अपैरेटस देख लीजिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। थर्मोमीटर चाहिए, इवेपोरेटिंग डिश चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड, फनल, बंसन बर्नर, बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए। और केमिकल्स क्या चाहिए हमें इसके अंदर, लाइमस्टोन पाउडर, ठीक है, जैसे जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट, जिंक डस्ट, सोडियम कार्बोनेट, थैलिक एनहाइड्राइड एटसेट्रा, ये सारे केमिकल्स चाहिए। और इसका प्रोसीजर कैसे, देखिए आगे एक्टिविटीज दी हुई है, 5 एक्टिविटीज, इन सबको करना है। और एक्टिविटीज 2 to 4 में आपको रिकॉर्ड द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। तो पहली एक्टिविटी आपको दी हुई है, टेक अ स्पूनफुल ऑफ लाइमस्टोन पाउडर इन एन इवेपोरेटिंग डिश, हीट इट स्ट्रांगली ऑन अ हाई ब्लू फ्लेम। मतलब आपको क्या करना है, लाइमस्टोन पाउडर है उसको आपको लेना है, ठीक है, और उस लाइमस्टोन पाउडर को आपको एक इवेपोरेटिंग डिश में रखना है और उसको आपको बहुत एकदम अच्छे से गर्म करना है। हाई ब्लू कलर की जब फ्लेम आ जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा हीट हो रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। और अभी आपको इसका केमिकल रिएक्शन भी देखना है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो CaCO3 है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, उस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अच्छा, अब मुझे पता है कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया है, मतलब अभी के लिए तो ये नहीं दिया है फिलहाल, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर उसको हमने तोड़ा और उससे हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, आगे चलकर आपको ये काम आने वाला है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब जब आपके पास AB है, ठीक है, AB केमिकल्स है, उनको आपने कुछ रिएक्शन कराया, हीट दी, उसके बाद A अलग हो गया, B अलग हो गया, उसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमें एक दूसरा भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ऐड जिंक डस्ट टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक डस्ट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का हमेशा हम एक्वियस सोल्यूशन लेंगे यहाँ पे, मतलब पानी के साथ थोड़ा मिक्स, ठीक है। और इसका रिएक्शन कैसे बनता है, देखिए जिंक डस्ट मतलब Zn प्लस CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, उसका क्या बन जाता है, Cu मतलब कॉपर प्लस ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज हो गई ना चीजें, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास था A प्लस BC, ठीक है, और उससे आपका बना AB प्लस C, ठीक है, इससे आपका बना AB प्लस C। मतलब यहाँ पे क्या हो गई, चीजें एक्सचेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको, एम आई राइट, यस, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये कॉपर के साथ जो सल्फेट लगा था वो डिस्प्लेस हो गया, उसने अपनी जगह चेंज कर ली और वो जिंक के साथ आ गया, इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और डीकंपोजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि डीकंपोजिशन का मतलब होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना, चीजों को तोड़ना, ठीक है, इसलिए हम इसे डीकंपोजिशन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और साथ ही साथ हम टेबल भी भरेंगे, यहाँ पे आपको टेम्परेचर वगैरह सब कुछ देखना है। पहली बात तो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, कलर एज इट इज रहता है। बस इसके अंदर क्या होगा, गैस इससे रिलीज हो जाएगी, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी वो गैसियस फॉर्म में, ठीक है, ऐसे गैसियस फॉर्म में रिलीज होने वाली है, ठीक है। एंड दिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज, ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है, ठीक है। सेकेंड चेंज देख लेते हैं, यहाँ पे कलर चेंज होता है, जो हमारा ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वो कलरलेस बन जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कलरलेस बन जाता है। अब यहाँ पे गैस रिलीज होती है क्या, तो नहीं होती, कोई भी गैस तो रिलीज हुई दिख ही नहीं रही। उसके बाद टेम्परेचर चेंज उन्होंने पूछा है, तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है, द टेम्परेचर इंक्रीजेस इन दिस रिएक्शन। आपको थर्मोमीटर वगैरह लेने को बोला था ना, वो इसीलिए था, ठीक है। और केमिकल चेंज होगा, ये भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ये भी एक परमानेंट चेंज होता है। उसके बाद ऐड पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट नाम का एक सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन का मतलब है वो पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स्ड होगा। सो ऐड पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन टू बेरियम सल्फेट सोल्यूशन। ये दोनों सोल्यूशन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम पोटेशियम क्रोमेट को बेरियम सल्फेट में डाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसा बनता है, इसका रिएक्शन कैसे बनता है, तो पोटेशियम क्रोमेट प्लस बेरियम सल्फेट
ये बनता है पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्रोमेट। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज हो रही है चीजें, बस यहाँ पे डबल एक्सचेंज हो रही है। मतलब ये है, ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, और ये है, ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चीजें दो बार एक्सचेंज हुई, इसलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट की जगह कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मतलब अगर ए बी है प्लस बी सी है, सॉरी प्लस सी डी है, तो अगर आपने B की जगह D और D की जगह B लगा दिया तो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गई बात? ऐसा ये दिखता है, मतलब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे येलो कलर का हो रहा है ये। ठीक है, तो हमारी टेबल पे चलते हैं वापस। पहली चीज तो येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्रोमेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे येलो कलर का बेरियम क्रोमेट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, गैस रिलीज यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, एंड टाइप ऑफ चेंज इज केमिकल, क्योंकि अगेन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे ये परमानेंट चेंज है, इसको अभी चेंज नहीं किया जा सकता वापस। नाउ फोर्थ आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन टू द कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक है सोडियम कार्बोनेट और दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड। तो इन दोनों का जब आप रिएक्शन कराते हैं तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी सेम चीज होती है कि ये जो Cl2 है ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और जो CO3 है ये उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, और ये एक्चुअली बैलेंस करके लिखे तो ये हो जाएगा 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो चीजें एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, कार्बोनेट जो है वो सोडियम से हटकर कैल्शियम के साथ जा रहा है, क्लोराइड जो है वो कैल्शियम से हटकर सोडियम के साथ जा रहा है, तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है। और ऐसा यहाँ पे व्हाइट कलर का ये आपको दिख रहा है फॉर्म होता हुआ, तो आपकी टेबल में आप लिखेंगे व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सॉलिड बनता है। ठीक है, एंड यहाँ पे गैस रिलीज कोई नहीं हुई, टेम्परेचर कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेस ओवर हियर, एंड दिस इज अगेन अ केमिकल चेंज, क्योंकि ये रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा हो? अभी तक लाइक ना किया हो तो कर देना। अब आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिया है, टेक थैलिक एनहाइड्राइड इन द इवेपोरेटिंग डिश। अब उस इवेपोरेटिंग डिश को आप साफ कर लीजिए, उसके अंदर आप थैलिक एनहाइड्राइड ले लीजिए। क्लोज द एंड ऑफ द स्टेम ऑफ अ फनल विद अ कॉटन प्लग, कीप दिस फनल इन्वर्टेड ऑन द इवेपोरेटिंग डिश। तो जो इवेपोरेटिंग डिश है उसके ऊपर आपको क्या करना है, अपना जो फनल होता है इस टाइप का, ठीक है, इसे हम कहते हैं फनल। इस फनल का जो एंड है उसको आपको ब्लॉक कर देना है यहाँ पे कॉटन प्लग लगा के। ठीक है, ऐसा फनल होता है, और उसको ऐसे उल्टा करके आपको उस इवेपोरेटिंग डिश पे रख देना है। ठीक है, नाउ हीट द इवेपोरेटिंग डिश ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। मतलब आपको पता ही है एक ट्राइपॉड स्टैंड का इस्तेमाल होता है हीटिंग के लिए। स्लोली ऑन अ लो फ्लेम, कम फ्लेम पे। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन द फनल ड्यूरिंग हीटिंग? अब हीटिंग के समय फनल में हमें क्या दिखेगा, तो फ्यूम्स ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड इज ऑब्जर्व्ड राइजिंग इन द फनल ड्यू टू सब्लिमेशन। देखिए, थैलिक एनहाइड्राइड जो होता है ना, वो सीधे सॉलिड से गैस बन जाता है, वो सीधे सीधे सॉलिड से गैस बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं बोलो? सब्लिमेशन। These fumes solidify on cooling, forming white powder on the sides of the funnel। तो ये जो गैस बनी, ये गैस जो है वो फनल के जो साइड्स है उस पर ये चली जाती है और वहां पे कूल होके सॉलिड बन जाती है वापस, और व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है थैलिक एनहाइड्राइड 2C8H4O3 प्लस 15 ऑक्सीजन। यहाँ पे हीट दी है ना, तो हीट होने के लिए वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आसपास से वो ऑक्सीजन भी लेता है, और उससे जो फॉर्म होता है वो है 16 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 वाटर। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं इस रिएक्शन के अंदर, यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है ये देखना है हमें। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे लाइव चैट में अभी के अभी पूछ लेना। So physical change takes place due to change in the parameters such as temperature, pressure। आपने उसका टेम्परेचर घटाया या बढ़ाया, उसका प्रेशर उसके ऊपर घटाया या बढ़ाया, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ऑफन अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, मतलब आपने फिजिकल चेंज किया उसको आप वापस उल्टा भी कर सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम इन फिजिकल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज में जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज, उसका कॉम्पोजिशन सेम रहता है। जैसे कि आइस से पानी बना, लेकिन उसका एक्चुअल एट लास्ट उसका कॉम्पोजिशन तो H2O ही है ना। आप आइस का भी फॉर्मूला H2O लिखेंगे, वाटर का भी फॉर्मूला H2O ही लिखेंगे। ठीक है, और उसके अंदर कॉम्पोजिशन का चेंज तो हुआ ही नहीं, बस उसका स्टेट चेंज हो गया।
ठीक है। वही बताया गया है ऑन हीटिंग एंड वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइस ऑन कूलिंग, हाँ वही चीज है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या हो जाता है, मैटर का कॉम्पोजिशन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो K2CrO4 है, मतलब पोटेशियम क्रोमेट है, इसका मैटर का ये जो क्या कहते हैं कंपोजिशन है वो चेंज हो गया। अब तो K2SO4 हो गया ना, K2CrO4 का, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है, उसके अंदर जो एटम्स है वो सब चेंज हो गया, ठीक है। तो इसे हम इसे केमिकल चेंज कहते हैं। एंड और आगे क्या बताया गया है, when we call a particular process or phenomenon as a chemical change, some chemical reactions are taking place in the concerned matter। अगर केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है वगैरह। So chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of new bonds। तो अब देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ चीजें हैं, उनके जो बॉन्ड्स है बीच के अंदर वो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और उनसे जो नई चीजें बनी उसके अंदर बॉन्ड्स फॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि K2CrO4 था तो K2, ठीक है, K2 और CrO4 इनका बॉन्ड टूट गया, ठीक है, और आगे जाकर K2 ने SO4 के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये हमें केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है। द सब्सटेंसेस टेकिंग प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। मतलब जो चीजें उसके केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। whereas the substances formed as a result of the chemical reaction by formation of new bonds are called as products। मतलब आपने केमिकल रिएक्शन किया, उसका रिजल्ट मिला, रिजल्ट में जो चीजें आपको मिली उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स होते हैं शुरुआत में और रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट्स फॉर्म करके मिलते हैं। इन दिस रिएक्शन for example formation of carbon dioxide gas by combustion of coal in air is a chemical reaction। देखिए क्या होता है, जो कोल होता है, कोल इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो इसे आप C लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब कंबस्शन अगर करते हैं, मतलब उसको आप जलाते हैं तो क्या होगा, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, तो C+O2 CO2 बन जाता है आपका, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है कोल के बर्निंग से। इन दिस रिएक्शन कोल दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर आर द रिएक्टेंट्स। ये C और O2 है ना, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट, मतलब जो एंड में हमें जो यहाँ पे बना के मिला है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। A chemical reaction is represented by writing a chemical equation। ये जो पूरा का पूरा हमने जो लिखा है अभी C+O2 is equal to CO2, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखना है तो वो केमिकल इक्वेशन लिखकर आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब देखिए आज के सेशन के लिए तो बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो अभी के अभी पूछ लो लाइव चैट के अंदर, ठीक है। और मेरा ये जो दूसरा चैनल है इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ना किया हो तो, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे वीडियोज़ है। और अगर आपको NTSC के नोट्स चाहिए हो या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए हो तो मुझे ईमेल कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ लाइक करो दोस्तों, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट। दिस इज़ माई इंस्टा ID एंड दिस इज़ माई ईमेल ID, ठीक है। दोनों आपके लिए दिए हुए हैं मैंने कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। लाइक कर दो एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कोई भी डाउट हो तो मैं अभी रुका हूँ फॉर 30 सेकेंड्स मोर, बता दो मुझे। बताओ 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 बताओ, फटाफट बताओ। So thank you and bye.